टीवी में हूं पिनाज त्यागी। मुनीर इतना डरा हुआ है कि बॉर्डर पर अगर पत्थर भी गिर जाए तो उसे लगता है कि भाई बम गिर गया। ऑपरेशन सिंदूर का ये वो असर है जो अब तक रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक महसूस हो रहा है। और अब तो कोई शक शुबा नहीं रह गया है, भारत की तीनों सेनाएं ऑफिशियली युद्धाभ्यास कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पर कर रही हैं। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि ईस्ट वेस्ट किस तरह से नॉर्थ कहां से अपने आप को बचाए। मुनीर का बीपी बढ़ाने के लिए इतना ही बहुत है कि अब सेना के ऑफिसर्स के बयान ऐसे आ रहे हैं कि लगता है मुनीर हार्ट फेल से ही निपट जाएगा। हम वॉर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉर एक्सरसाइज पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से तीनों सेना के अधिकारी जोश और खरोश दिखा रहे हैं और बाकायदा पाकिस्तान को हड़का भी रहे हैं कि भाई हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं। रात को युद्ध हो, आधुनिक हथियारों से युद्ध हो, आसमान में युद्ध हो, स्पेस वॉर हो, हर तरह की युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। राफेल, जगुआर, सुखोई, ब्रह्मोस, आकाश, नाग, पृथ्वी, आईएनएस विक्रमादित्य, विक्रांत, पाकिस्तान में अब यही नाम गूंज रहे हैं। हम इंडियन से ज्यादा पाकिस्तानी इन पर स्टडी कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी एक्सरसाइज ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 180 दिन बाद क्यों, इतने लंबे पीरियड के लिए क्यों हो रही है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि युद्धाभ्यास के बाद कहीं ना कहीं युद्ध तय है। नवंबर में ही बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। युद्ध दिन में नहीं, इस बार रात में होने वाला है। हमला किसी भी रात हो जाएगा, यह पाकिस्तान का डर और खौफ है। हम इसी को समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं कि ये पाकिस्तान का कोरा डर है, तो भाई पाकिस्तान के लिए डरना जरूरी है, और क्या इस वॉर एक्सरसाइज और इस तरह के बयानों को हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। हम अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, एयर कॉमोडोर ए.एस. बहल हमारे साथ हैं, और कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त नेवी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। वेल सर, हम तो एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने सारे साजो सामान के साथ कर रहे हैं, तकनीक के साथ कर रहे हैं, और बता भी रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है युद्ध होने वाला है नवंबर में। पिनाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पंजाबी की एक कपलेट याद आती है, देव सेवा पर मोहे अहे, शुभ कर्मंते कभो न डरो, न डरो और सो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। भारत ने निश्चय कर लिया है, भारत ने निश्चय कर लिया है कि हमारा ऑप सिंदूर जारी है। भारत ने निश्चय कर लिया है कि अगर कोई भी हिमाकत की गई तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे, और हमारी तीनों सेनाएं तैयार हो रही हैं। और मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है कि मुनीर की रातों की नींद एकदम हलाल होती जा रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी तीनों सेनाएं आज राजस्थान से लेके और जो रन ऑफ कच्छ एरिया सरक्रीक का, वहां से लेके सौराष्ट्र कोस्ट तक एक्सरसाइज कर रही है। ये एक्सरसाइज छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत ही विशाल एक्सरसाइज है। ये स्पेस से शुरू होती है, जहां से इंटेलिजेंस गैदर की जाएगी, और ये हवाई जहाज में जितने हमारे मॉडर्न हवाई जहाज है, चाहे वो रफाल है, चाहे सुखोई 30 है, जैगुआर है, मिराज है, वो सारे के सारे इसमें हिस्सा लेंगे। चाहे वो ग्राउंड में T-72 टैंक है या T-90 टैंक है, चाहे वो मोस्ट मॉडर्न शिप्स है या सबमरीन्स है, सब के सब इसके अंदर पार्ट लेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। हम जो एयरफोर्स का एक मेजर रोल होता है कि हम ऐसी कंडीशन बनाएं कि आर्मी अपना एम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, नेवी अपने एम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, हमारे एग्रेसिव मिशंस होंगे, हमारे एयर डिफेंस मिशंस होंगे, हम इंटर ऑपरेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। यानी कि दो चीजें जो आर्मी के सिस्टम, हमारे सिस्टम है, नेवी के हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं, क्या एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था आकाश तीर और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, क्या वो मैच कर रहे हैं? आर्मी का एयरफोर्स का IACCS और आर्मी का आकाश तीर, जिसने कहर बसा दिया था ड्रोन्स के ऊपर। सर, हम तो अपनी कोऑर्डिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या जब युद्धाभ्यास होता है तो युद्ध भी हो सकता है? देखिए, आपने देखा था जब हमारी एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की थी तो ऑप सिंदूर 1 हो गया था, यानी मॉक ड्रिल हुई, लेकिन सच में क्या हुआ? मॉक ड्रिल तो हुई ही नहीं। हम कह रहे थे हो रही है, एक दो जहाजों ने उड़ाने भी भरी और उसके बाद हमने अटैक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मेजर एक्सरसाइजेस जब भी होती है, दूसरा देश डर जाता है, हिल जाता है। उन्होंने 2 नोटैम क्या होता है? नोटिस टू एयरमैन, वो इशू किए। नोटिस टू एयरमैन का क्या मतलब है? यहां पे सिविल हवाई जहाज नहीं आएंगे इस एरिया के अंदर। भारत ने तो 28,000 फुट तक कर रखा है 10 नवंबर को, और ईस्ट में कर रखा है जनवरी तक। हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ राजस्थान या सौराष्ट्र में नहीं है,
नॉर्थ में आर्मी कर रहा है लद्दाख के अंदर, और एयरफोर्स कर रहा है ईस्ट के अंदर, जो शुरू होगी 6 नवंबर को और खत्म होगी 15 जनवरी को। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध की स्थिति बन रही है। जब तीनों सेनाएं मिलके एकजुट होकर एक्सरसाइज करती हैं तो एक अच्छा मौका होता है कि आप एक सरप्राइज अटैक कर दें। इसी वजह से उनकी जो मेजर कोर्स हैं, चाहे वो भावलपुर में है, कराची के अंदर हैं, या फिर जो उनके मेजर जहाज है या नेवल शिप्स है, नेवल एस्टैब्लिश, यहां तक कि उनका जो नेवी चीफ है वो रन ऑफ कच्छ के पास आके, यानी कि सरक्रीक के पास आके अपनी पूरी की पूरी रेडीनेस को चेक करके चला गया था। तो यानी आपने जब नेवी का जिक्र किया तो कैप्टन श्याम कुमार को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। सर, जिस तरह से नेवी की तरफ से बयान आया, एक्सरसाइज होती है आमतौर पे नेवी शांत रहती है, जब क्योंकि बड़ा, जब भी वो बोलते हैं तो बड़ा होता है और बड़ा ही हमला होता है। और इस बार तो पीएम ने, रक्षा मंत्री ने, सबने कह दिया कि भाई आपको मौका नहीं मिलता है हर बार, इस बार आप ही शुरुआत करना। पाकिस्तान में नेवी को लेकर बहुत पैनिक है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पर अब उन्होंने भी फायरिंग के लिए नोटिस इशू कर दिया है। क्या चल रहा है समंदर में? धन्यवाद पिनाक जी, जय हिंद। चलो वरुणा, समुद्र की लड़ाई है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपको खाना है कराची का हलवा? बच्चों को नहीं खाना। नहीं खा लेंगे, ले छीन लेके आएंगे। पिछली बार हमने गोले बरसाए थे कराची पे, इस बार आपको हम नाश्ता कराएंगे कराची के हलवे का। और इसके लिए इसके लिए ये त्रिशूल का है जलवा जो सर क्रिक पर हो रहा है। यहां से शुरुआत करता हूं मैं एम्फीबियस असॉल्ट ऑपरेशंस की। विश्व की सबसे खतरनाक, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे रिस्की ऑपरेशन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ जुट होकर करती है वो एम्फीबियस ऑपरेशंस माना जाता है। पिछली बार हमने ओस्मारा और चावार एयरपोर्ट के ऊपर हमने इनके ऊपर कोशिश की थी मारने की, लेकिन हमने वो नहीं किया। मुश्किल है वहां पे लैंडिंग करना, लेकिन अगर आपका JOPK सुरक्षित है, अब कुछ हो नहीं रहा उधर, हमने बंद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है देख रहे हो आप, बलूचिस्तान में क्या हो रहा देख रहे हो आप, तो बचा तो अब सिंध का ही एरिया है ना, यहीं से तो रास्ता जाता है। हमारे राजनाथ सिंह ने कह दिया कि कराची का रास्ता अब रन ऑफ कच्छ से जाता है, इसलिए यहां पे यह बात आ रही है। 40,000 से ज्यादा सैनिक, 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 25 से ज्यादा फाइटर हमारे शिप्स, विक्रमादित्य और विक्रांत नहीं, INS जलस्वा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जिसके ऊपर शिप, एयरक्राफ्ट, UAV और अंदर टैंक घुसे हुए हैं वो, और उसके साथ एरावत, शार्दुल, मगर, ये जो हमारे लैंडिंग क्राफ्ट शिप्स है ये अटैक करेंगे। मरीन कमांडो के साथ शुरुआत 1 साल पहले से शुरुआत की जाती है कॉम्प्लेक्स लैंडिंग की। नॉर्मंडी में हुआ था, कभी अभी हुआ नहीं है, अगर हुआ तो सौराष्ट्र पर हो रहा है आज, और उसके लिए लीड सर्विस नेवी है। इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले नेवी लीड करेगी और यूनिफाइड कमांड में ये लड़ाई लड़ी जाती है। जो जब लैंडिंग होती है एम्फीबियस तो आर्मी और एयरफोर्स नेवी को सपोर्ट करती है और नेवी लीड सर्विस में चलती है, वो हम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद 40,000 ट्रुप्स का समन्वय होगा और फिर हम सर क्रिक को देखेंगे। एक लाइन कह दूं मैं 2 सेकंड के लिए पिनाक जी, देखिए मुनीर के गलियारों में मामला संगीन होगा, मुनीर के गलियारों में मामला संगीन होगा और पाकिस्तान पूरा गमगीन होगा। अगर ये लड़ाई हुई तो काली रात के बाद अगले दिन सर क्रिक का पानी कम नमकीन होगा। तो नेवी की तरफ से वाइस चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम डिप्लॉयड और रेडी हैं। बिल्कुल, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? सी लिफ्ट कैपेबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट जो फोर्स है वो सिर्फ, मतलब हम युद्ध के लिए रेडी हैं। अगर एक आम आदमी समझे कि भाई जब हमारे इतने बड़े उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि हम डिप्लॉयड हैं, भाई डिप्लॉयड तो हमेशा ही रहते हैं, तो डिप्लॉयड और रेडी है मतलब कि भाई हम एकदम लाइन पे खड़े हैं, जैसे ही हमें कहा जाएगा विल अटैक। पिनाक जी एज वॉरशिप कैप्टन मैं कह सकता हूं आपको कि जब भी मैं सेल किया तो मैंने अपने पूरे आर्ममेंट के साथ सेल किया। हमारी सबमरीन अरिहंत, अरिघट जहां खड़ी है वो पूरे वॉर पेट्रोल पर है, पूरे एम्युनिशन के साथ है। उसे एक स्ट्रेटेजिक कोड मिलना है सिर्फ प्रधानमंत्री से, और स्ट्रेटेजिक कमांड वो फायर कर देगा अपना बैलिस्टिक मिसाइल, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो फुल्ली डिप्लॉयड है। इंडियन नेवी हमेशा हर हालत में पूरी तरह डिप्लॉयड रहती है। ये एक यूनिक
अपना तरीका है नेवी का, क्योंकि नेवी जब हार्बर से निकलती है तो वो वापस नहीं आती फ्यूलिंग के लिए, उसे वहीं फ्यूलिंग किया जाता है, वहीं अम्युनिशन दिया जाता है और वहीं रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जाता है। सी लिफ्ट कैपेबिलिटी में ये जो शिप्स हैं हमेशा रेडी रहते हैं। आप कह सकते हो मेरी तरफ से कि अगर एक्सरसाइज, देखिए 2 दिन पहले नोटाम दिया है, सर ने बताया आपको नोटिस टू मैरिनर, नोटिस टू हमारे जो मैरिनर्स भी उसे होते हैं, नोटिस टू एयरमैन, नोटिस टू मैरिनर, नैव एरिया वार्निंग, हमने 300-400 किलोमीटर में सैनिटाइज कर दिया एरिया को, कोई परिंदा भी पर नहीं मर सकता। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि वो भी फायरिंग एक्सरसाइज 2 दिन पहले मैम उन्होंने किया है। हाँ। उनको डर है कि 2 दिन पहले हम उनके एरिया में जाके सूंघेंगे कि उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है, इसलिए उन्होंने 29 और 30 को किया और आज से एक्सरसाइज 31 से शुरू हुई है। उन्होंने पहले किया था 28,000 फीट तक का ऊपर और अपने एरिया में, तो वो उनको डर है कि हमारे P-8 एयरक्राफ्ट, हमारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, AW एयरक्राफ्ट जाके सूंघेंगे, स्मेल करेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे काउंटर ऑफेंसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज का, इसलिए उन्होंने पहले किया है। और एक बार जब एक्सरसाइज शुरू हो गई तो सब सतर्क हो जाते हैं, इसलिए अब पाकिस्तान भी सतर्क है। बहावलपुर का जो उनका जो डिवीजन है वो डिप्लॉय कर दिया गया है, अग्निबाज हमारा आर्मी का जो डिवीजन है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया है। तो दोनों तरफ से तैयारी है। अब ये मरीन कमांडोज, पहला वेव, सॉफ्टनिंग ऑफ बीच, MiG-29 का सॉफ्टनिंग ऑफ बीच अटैक, बीच हेड बनाना, लैंडिंग ट्रूप्स को डालना और उनको आर्मी के साथ तो तैयारी करना, पूरी ये तैयारी है हर हमारी अस्त्र शस्त्र के साथ। पाकिस्तान की तरफ से भी नेवल नेविगेशनल वार्निंग फायरिंग एक्सरसाइज के लिए हमारी एयर एक्सरसाइज को देखते हुए उन्होंने जारी कर दी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं डर और पैनिक से बात सर वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि आप वहां पर किसी से भी बात कर लीजिए, आवाम से बात कर लीजिए, पूर्व सैन्य अधिकारियों से बात कर लीजिए, उनकी मीडिया के डिस्कशन देख लीजिए, उनको लग रहा है कि भाई बस इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतने लंबे समय तक एक्सरसाइज और पूरे इतने लंबे बॉर्डर एरिया पर एक्सरसाइज के कोई फ्रंट नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये युद्ध से पहले की तैयारी है और नवंबर में युद्ध होकर रहेगा। हाँ बिल्कुल। देखो एक चीज समझनी चाहिए आपको कि ये पहली बार नहीं है कि जब कोई फोर्स एक्सरसाइज के लिए आई हो और फिर वो लड़ाई के अंदर बदल गया। अगर आपका मैं ध्यान ले जाऊं, जब लद्दाख के अंदर जो चीन था उसने कहा था कि हम 3 डिवीजन से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर वो एक्सरसाइज के बहाने ईस्टर्न लद्दाख में आ गए थे। तो ये जो सरप्राइज एंगल है ये एक बहुत कॉमन है कि जब आप एक प्रकार ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं और एक्सरसाइज के लिए आए हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है युद्ध करना। अब मैं बताता हूं कि क्या फर्क है कि जब आप ऑपरेशनली डिप्लॉयड हो या आप अदरवाइज अपने पीस लोकेशन में। याद रखो भारत और पाकिस्तान में फर्क यही है, पाकिस्तान की जो आपकी लोकेशंस हैं या उसकी फॉर्मेशंस हैं वो बॉर्डर के बहुत नजदीक हैं, हमारी जो है बॉर्डर से दूर हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा। मगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बॉर्डर पे हैं, तो फिर उसके बाद जो सरप्राइज एंगल है वो आपके साथ है। आप उसी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको मोड चेंज करके आप युद्ध के अंदर आ सकते हो और दुश्मन यानी पाकिस्तान का डर वाजिब है, एक्सरसाइज कभी भी कन्वर्ट हो सकती है युद्ध में। हाँ यही मैं कह रहा हूं। देख आप सुने कोशिश, 2 बातें हुई हैं कि अगर हम इस समय जब ट्राई शक्ति कर रहे हैं और पूरी तरफ हम डिप्लॉयड हैं, अगर आप हमला करें तो दुश्मन को खबर भी नहीं लगेगी, तभी वो डरा हुआ है। और दूसरी बात है, आप कहोगे सर क्रीक क्यों, क्योंकि आपको याद करना चाहिए सर क्रीक एक ऐसा इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा ही है, वहां पर भी डिस्प्यूटेड एरिया है। जो 1965 की लड़ाई सबको पता है वो सितंबर में स्टार्ट हुई, वो सितंबर में ऑपरेशन गिलबार्ड स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था जम्मू और कश्मीर में। इससे पहले लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी जनवरी से अप्रैल में गुजरात में सर क्रीक में। तो यह इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इस इलाके को हम वापस लेना चाहते हैं जो हमारा इलाका है, क्योंकि यह आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी देता है और सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप वो जो इलाका पाकिस्तान का है वो आपको मिल जाता है तो आपका जो समुद्र में जो कमर्शियल एरिया मिलेगा 250 किलोमीटर, वो एक काबिल तारीफ होगा, गेम चेंजर होगा। मुझे लगता है इससे जो समय है, आप समय का तगाचा देखें। अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर में पौज है, सिंदूर 1.0 हुआ, अब 2.0 की वेट है। क्या हमें अभी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज दुश्मन सबसे कमजोर है, आज दुश्मन बटा हुआ है, दुश्मन की अंदरूनी हालात खराब हैं। दुश्मन को तारीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में पीट रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है, उधर से अफगानिस्तान की जो तालिबान के लड़ाकू हैं वो डूरन लाइन को नहीं मानते, उन्होंने 18 से 20 पोस्ट
वहां पर कब्जे में कर दी है। पाकिस्तान बटा हुआ है और ये ही ऐसा मौका है, अब नहीं तो कभी नहीं। मुझे लगता है अब जो आम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये युद्ध के अंदर चेंज होना बहुत जरूरी है। और यही नहीं कि आप सोचेंगे कि हम यहां कर रहे हैं तो हमें तो पीओके लेना है। अगर आप यहां जीत हासिल करेंगे और फिर आप ऑटोमेटिकली है आप अपना जो पीओके और जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको भी वापस लेंगे। मुझे लगता है आज की तारीख में भारत की जो शक्ति है वो काबिल तारीफ है, इसीलिए इसका नाम त्राई शक्ति रखा गया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ एक समय पहले 4 चीजें हुई हैं। एक तो हमने यूनिट रेज की भैरव, जिसको बोलते हैं लाइट पैरा कमांडो यूनिट। इसका मतलब उनका काम होगा 15 से 20 किलोमीटर बॉर्डर के इलाके में दुश्मन में घुस के दुश्मन के अंदर एक प्रकार से असॉल्ट करके काबू करना। ये एक बहुत काबिल तारीफ है। ड्रोन की ब्रिगेड, ड्रोन यूनिटेड डाल दी इन्फेंट्री में। इसका मतलब आपको मालूम है ये चाहे आप अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई देख ले, चाहे या आप देखें यूक्रेन रशिया की लड़ाई या इजराइल हमास, तो ड्रोन ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ड्रोन कैन बी गेम चेंजर। आज हमने पता चला है कि हमारे पास ड्रोन की काबिलियत और क्षमता है बहुत और आगे। मुझे लगता है पसीना आ रहा पाकिस्तान को, डर है, खौफ है, पता नहीं कब भूत आ जाएगा और वो भूत है भारत की सेना। तो मुझे लगता है आज सही मौका है। ठीक है। और आज एक और बात बहुत अच्छी हुई है, आज जो पाकिस्तान था उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। आज अफगानिस्तान, तो आपकी नजर में सबसे परफेक्ट टाइमिंग है, अगर हमें इस युद्धाभ्यास को युद्ध में बदलना है तो बिल्कुल मुफीद वक्त है, ये सब आज सर कह रहे हैं। सर जिस तरह से अग्रेसिव रिमार्क्स भी आ रहे हैं, आप लगातार देखिए 178 दिन हो गए ऑपरेशन सिंदूर को, और तब से अब तक अगर हम एक के बाद एक बयान सुने, भूगोल बदलने की बात करते हैं कि रुकेंगे नहीं, संयम नहीं बरतेंगे, नक्शे से मिट जाएगा, इस तरह की अग्रेसिव लैंग्वेज यू हैव सर्व्ड इन फोर्सेस, क्या आप लोगों ने पहले सुनी? और अगर ये अग्रेसिव लैंग्वेज आ रही है तो इसकी मैसेजिंग क्या है कि ये एक मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं अपनी फोर्सेस में भी कि हाँ युद्ध के लिए तैयार होना है, युद्ध होकर ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल पिनाजी, सबसे पहले थोड़ा सब्जेक्ट से हटके मैं कहना चाहूँगा, मैं नागा रेजिमेंट से हूँ, इन्फेंट्री से। आज ये जैकेट पहनी क्योंकि आज हमारा रेजिंग डे है, 56वां रेजिंग डे। मेनी कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। खुशी की बात यह है कि आज मणिपुर जहाँ डिस्टर्ब एरिया है, नागालैंड, वहाँ पर हमारे भाई बहन मेरे दोस्त वहाँ मना रहे हैं बहुत जोश खरोश के साथ। रिटायर्ड आर्मी पर्सनल वहाँ पर ये सेलिब्रेट करें परिवारों के साथ। ये दूसरी बात, ये जैसे भी आपने सवाल किया, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए सेना हमेशा अग्रेसिव रहती है। सेना की सोच है आक्रामक। अगर हमने आक्रामक सोच नहीं रखी तो फिर सैनिक मतलब होने का मतलब ही नहीं है कुछ। और ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मतलब जितना पसीना बहाते हैं उतना ही लड़ाई में खून कम बहता है। तो सोच में जो बदलाव है वो अभी मैं ये कहूँगा कि सरकार की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप देखिए किस प्रकार से उड़ी हुआ, किस प्रकार से बालाकोट हुआ, किस प्रकार से सिंदूर हुआ, और किस प्रकार से आज दुनिया के किसी भी फोरम में हम किसी दबाव में नहीं आते। आज हम नेशनल हित, जो देश हित के ऊपर जो बात होती है उसी में बातचीत चलती है। तो यहाँ पर सेना के ऊपर इसका फर्क पड़ता है जब सेना को फ्रीडम दी जाती है कि आपके ऊपर फैसला निर्भर है। सिंदूर में आप देखिए किस प्रकार से कह दिया कि आपने जहां टारगेट लेना है, जहां अटैक करना है, समय जगह आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ये बहुत जरूरी होता है एक सैनिक कमांडर के लिए, क्योंकि उसको जब प्लानिंग करनी है वो टैक्टिकल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या टारगेट लूँ, उसको उसका क्या असर होगा, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं उसकी सोच में, उसकी प्लानिंग में। इस समय में जो एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पर भी देखिए एक सोच का बदलाव है। एक इतने बड़े लेवल पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नेटवर्किंग, ड्रोन्स, हर तरह का चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि मतलब आधुनिक और ग्राउंड पे। जैसे मैं तो इन्फेंट्री वाला हूँ, आर्मी वाले हैं हमारे, चाहे इन्फेंट्री 20,000 सोल्जर्स तकरीबन, टैंक्स, हॉविट्जर, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जो देश में बना हुआ है, इसके अलावा ड्रोन्स जैसा कि जनरल शिवाज बता रहे थे, आधुनिक, और साथ साथ एक ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे भी बहुत जरूरी है लड़ाई में। आज चाहे मिसाइल मारे, बम्बार्डमेंट करें, पोस्ट को सॉफन अप कर देते हैं, दुनिया उसका रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, लेकिन कब्जा करने के लिए जब वो जाता है तब वो लास्ट में जो लड़ाई होती है गुत्थम गुत्था की, या जब हमने अपना झंडा, तिरंगा झंडा वहां पर किसी पोस्ट पर फहराना है,
तो वहां पर एक ग्राउंड सोल्जर होता है जो कि वहां पर हमारी जमीन यानी पे भले ही लड़ाई आसमान में लड़ी जाए, ड्रोन, मिसाइल और नई तकनीक से लड़ी जाए, लेकिन अगर झंडा लहराना है तो फिर आर्मी को ही आना होगा। हाँ बहल सर, इसी बात को जो सिवात सर ने कही और सोई सर ने कही, उसी को मैं आगे आपसे बढ़ाती हूँ कि जिस तरह से कहा था युद्धाभ्यास के आगे युद्ध हुआ है, मुमकिन है, और पाकिस्तान के डर की वजह भी यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1965 का एग्जाम्पल दिया था इन्होंने, हमने ऑप सिंदूर 1.0 का एग्जाम्पल दिया था, और ऐसे कई युद्ध एक्सरसाइजेज हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर हुए थे और जिसमें एक्सरसाइज के दौरान ही युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी कि एक सरप्राइज फैक्टर था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे देखते हैं कि सडनली उनके जहाज आते हैं और एकदम सब जगह विध्वंस हो जाता है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है पाकिस्तान के लिए, इस समय पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। अगर आप देखें बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान ने अपना फ्रीडम को घोषित कर दिया है 15 मई 2025 को, और साथ में वहां पे डेली के बेसिस पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के अटैक्स होते हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। दूसरी साइड अगर हम देखें, जो आता है तालिबान का साइड का एरिया अफगानिस्तान के साथ, या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली एक ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं और हर एक का अलग अलग ट्राइबल लीडर है। जैसे कि एक का महसूद हो गया, तो दूसरे का गुल बहादुर हो गया, तीसरे का कुछ खुरासिनी हो गया। तो ये सब किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये चाहते हैं कि एक पश्तूनिस्तान बने उस एरिया के अंदर, यानी कि जो अफगान और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसे पाकिस्तान डुरैंड लाइन कहता है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, लेकिन ना अफगानिस्तान मानता है, ना ही उसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान मानता है, जो ये हमले कर रहा है। यहाँ वहां पे ये हालत है कि अगर मेन सिटीज के आउटस्कर्ट्स में भी चले जाएं, जैसे कि पेशावर, तो वहां पे कंट्रोल पूरा का पूरा टीटीपी का है। उसी तरीके से पीओके हो गया, सिंध हो गया, या फिर पंजाब के अंदर वही बात तो सिवात सर कह रहे थे कि जब इतना ज्यादा हालात खराब है, तो यही युद्धाभ्यास युद्ध में क्यों ना बदल जाए। एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी जो डिप्लॉयड है, बलूचिस्तान में डिप्लॉयड है कंटिन्यूसली, और डिप्लॉयड है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर तालिबान के अगेंस्ट जो डिप्लॉयड है वहां पे, उनको वो मूव नहीं कर सकते वहां से। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल समय है। अगर हम इस युद्ध अभ्यास में ही, जो अभी चल रहा है सिर्फ 10 नवंबर तक, लेकिन एयरफोर्स वाला चल रहा है, दोनों फ्रंट पे चल रहा है, वो चलेगा जनवरी 15 तक, और 2-2 हफ्ते के उसमें किया जाएगा। और आर्मी ऑलरेडी अपने कई ऑपरेशनल लोकेशंस पे डिप्लॉयड है, एयरफोर्स अपने ऑपरेशनल लोकेशंस पे डिप्लॉयड है, और एयरफोर्स को कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक जगह से उड़े, दूसरी जगह लैंड किया, दूसरी से तीसरी पे अटैक किया, चौथी पे जाके लैंड किया। तो ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एयरफोर्स के पास है। इसी वजह से कहते हैं कि जो एयरफोर्स ग्राउंड प्रिपेयर करता है, तो वहां आर्मी और नेवी दोनों अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। और आखिर में झंडा तो आर्मी ने ही फैलाना है, बिकॉज विक्ट्री इज स्टिल मेजर्ड बाय फुट। यही सही समय है, और कोई दूसरा समय नहीं। यही सही समय। सिवात सर की भी राय यही है, बहल सर की भी राय है। आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं? जी। सबसे पहले तो जो भी डिफेंस सेक्टर्स हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ, तो हम जय बजरंगबली करके ऊपर से स्ट्राइक कर दी। अभी 2025 में रिसेंटली में उन्होंने पहलगाम में किया, तो हमने उनको बता दिया कि सिंदूर उजाड़ने की कीमत क्या है। उसके बाद से अभी हम, जैसा कि नोटम है, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन का दिया और हमारा पूरे 10 दिन का, हमारा 5वां हिस्सा का उसका है। तो उसमें सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान को कब समझ में आएगा कि भाई अगर हमारे एक्सरसाइज से तुमको पसीने छूट रहे हैं, क्यों गुस्ताखी कर रहे हो। और बस 2 लाइन कह के पाकिस्तान के लिए मैं एक बात खत्म करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रकट फंड, शेष नाग कर डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, पाकिस्तान अब रण ऐसा होगा जैसा कभी नहीं होगा। चलिए, ये तो चाह रहे हैं कि ऐसा। मैं तो यही कहूंगा जी सिवात सर। हाँ? देखो, एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि अब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसा क्या फायदा है कि अब हम हमला करें। देखो, आप बैटल इंडिकेटर्स होते हैं
कि अगर आप अपने फॉर्मेशन को मूव करोगे, आपको समझना चाहिए कि एक लड़ाई जो है कोई आसान काम नहीं है। आपको अपनी जो आर्मर्ड फॉर्मेशन है, टैंक्स हैं, वो पीस लोकेशन उनको मूव करना, आर्टी रेजिमेंट को मूव करना है, आपकी मिसाइलें मूव होगी, आपकी एयर पावर एक कंसंट्रेट होगी, आपकी नेवी थोड़ी सी एक्टिव होगी। तो दुश्मन को एक प्रकार से टाइम मिलता है, सरप्राइज फैक्टर नहीं रहता, उसको पता है कि लड़ाई होगी, बैटल इंडिकेटर्स हैं। मगर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप तो पहले ही आगे हैं बॉर्डर पे, तो उस समय दुश्मन को सरप्राइज एंगल मिलता नहीं है, वो एकदम घबरा जाता है। जब आप वहीं पर एक्सरसाइज करो और उसी एक्सरसाइज से अगर आपने पाकिस्तान पे युद्ध कर दिया तो पाकिस्तान के घुटने टिक जाएंगे, हाथ खड़े कर देगा। यही तो ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा पैनिक है, वो सही है। हाँ, एक और चीज है, नहीं मैं आपसे कह रही हूँ जो आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। यानी कई बार लगता है ना कि नहीं भाई जरूरत से ज्यादा पैनिक कर रहे हो आप, जरूरत से ज्यादा डर रहे हो, नहीं, उनका सोचना, उनका पैनिक बिल्कुल ठीक है, मुमकिन है। इतिहास बताता है, इतिहास बताता है, ऐसी बहुत बातें हुई हैं, बड़े एक के बाद एक ऐसी सिचुएशन। दूसरा, एक पाकिस्तान को क्या था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी। अफगानिस्तान उसको हरदम लगता था कि उसके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है क्योंकि उसकी चौड़ाई कम है, उसका मतलब वो डिप्लॉय कर सकता अपने ट्रुप्स अफगानिस्तान की तरफ, अपने जो मिसाइल है, अपनी रॉकेट, वो नहीं है अभी। आज अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, तालिबान वहां से मार रहा है, हम यहां से मार रहे हैं, तो आज पाकिस्तान सबसे कमजोर हालात में है। इंटरनल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकली वो बहुत डाउन है, ऊपर से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है तालिबान के साथ, तो यही समय है, सही समय बेल साहब ने जो बात बोला। जी जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगी, ऋग्वेद में लिखी है दैट ट्रूथ इज़ वन एंड सेज इज़ कॉल्ड इट बाय डिफरेंट नेम्स। इंडिया और पाकिस्तान के अगर इन्वेंट्री, आर्टिलरी को कंपेयर किया जाए तो एक मैं ऑप्टिमिज्म रखती हूँ अपनी कंट्री के लिए एंड इट इज़ अ ट्रू फैक्ट। तो बेसिकली हमारा अभी रिसेंट एक और चीज़ चल रही है पैरेलली कि चाइना के यूएस से रिलेशन बहुत बढ़ गए हैं एंड वी ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि हाइपोथेटिकली, आई डोंट नो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, बट चाइना भी साथ में अपॉर्चुनिटी देके अगर हमला बोल ले, सो हाउ आर वी गोना गेट थ्री फ्रंट वॉर? हाँ, यही टेंशन है। बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम? इस चीज़ की हमारी हमेशा से तैयारी, एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह के चीफ और हमारे डिफेंस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सर्विंग, वो बयान दे चुके हैं कि हमारी प्लान्स एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को मालूम है, जब आप ये बात कह रहे हैं तो नेचुरली आर्मी हेडक्वार्टर में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस चीज़ के ऊपर पूरी तवज्जो दी जा रही है। यही कारण है कि हमारी डिप्लॉयमेंट, आज हमारा आधुनिकीकरण, आज हमारा आत्मनिर्भरता और ये जो जॉइंटनेस है, थिएटराइजेशन है, ये सब के ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि और अफगानिस्तान से जो हमारी दोस्ती हुई है उससे पहली बार पाकिस्तान को समझ में आया, उनको दर्द हुआ है कि भाई ये टू फ्रंट कैसे खुलते हैं। इस बार उनको अपना ही टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन उल्टा हो गया। पहले हम टू फ्रंट वार की बात करते थे कि भाई हो सकता चीन और पाकिस्तान के साथ एक बार इकट्ठा हमला हो। आज पाकिस्तान डरा हुआ है कहीं भारत और अफगानिस्तान इकट्ठा हमला नहीं कर दे, तो यह भी एक बड़ा फर्क पड़ा। ये जियोपॉलिटिक्स का जो टर्निंग इफेक्ट हुआ है, इससे बहुत चीज बदली है। दूसरी बात, आप ये याद रखो, भारत हरदम फैक्टर इन करता है कि कभी भी हो सकता भारत और का युद्ध चीन और पाकिस्तान के साथ इकट्ठा, तो हम बैलेंस रहते हैं। इसका मतलब अगर हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई है तो हम अपने ट्रुप्स को मूव नहीं करते, चीन हमारे पास इतनी सेना हम बैलेंस रहते हैं, हमें मालूम है ऐसा हो सकता है। हाँ, मगर चीन करेगा नहीं। सर की टेंशन ये है कि भाई कहां डिप्लॉय करें, मतलब पश्तून, बलूच, अफगान, मतलब कहां बेचारे डिप्लॉय करें। सऊदी अरेबिया भी भेजने लड़ने के लिए, तो कहां वो डिप्लॉय करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा और इसीलिए पैनिक आए हैं। जी, जय हिंद सभी को। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग प्रैक्टिस मतलब हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश तो भारत नहीं देना चाहता सभी को? राजनीतिक संदेश, ठीक है। और सवाल उनको पास ऑन करिए। हाँ, आपके पास भी आती हूँ मैं। पूछिए पूछिए। सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जैसे यूएस बगराम एयरबेस के पीछे पड़ा है और उसका कहना ये है कि बगराम से काफ़ी नज़दीक चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो क्या जब भारत के इस स्थिति में जब अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे संबंध हैं तो क्या हमें बगराम एयरबेस लेने की कोशिश करनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि हम सभी बात करते हैं एयरफोर्स की, हम सभी बात करते हैं नेवी की और इन्फेंट्री की, क्या हमें RNAWS सीक्रेट सर्विस एजेंसी जो काम करती है उसकी बात हमें करनी चाहिए? वो कैसा अपना रोल प्ले कर सकती है? ठीक है, और सवाल आपको पूछना है? जी, इस तरफ भी। हाँ, चलिए आप पहले पूछ लीजिए, फिर इस तरफ आते हैं। सर मेरा सवाल, हेलो
हाँ, आवाज आ रही है, आप पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जस्ट अफगानिस्तान से भी हमारा साथ है और तहरीक तालिबान भी, जस्ट नेवी हमारी नीचे से काम कर सकती है, एयरफोर्स ऊपर से, बट अभी कैपेबल हैं हम कि उस पर हमला कर सकते हैं? कैपेबल है कि हमला कर सकते हैं? भाई भरोसा होना चाहिए आपको अपनी सेना पे। 4 दिन में मतलब घुटने पे ला दिया, आप कह रहे हैं कैपेबल है। नहीं, आपका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो बता रहे हैं बार-बार। नहीं, जवाब देंगे जी, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, फिर मैं जवाब लेती हूँ जी। हम पास्ट में कई बार पाकिस्तान से जीते और आगे भी रहे हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा हुआ है कि हम कंक्लूडेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। तो आगे क्या, जैसे ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ, तो आगे हम जब भी वॉर करेंगे पाकिस्तान के साथ, यानी तो कुछ अच्छा बार्टर कर ले। ठीक है, देखिए आपको मैं बताता हूं। पहले तो आपने नाम रखा है हमारे एक्सरसाइज का त्रिशूल। देखिए त्रिशूल में पहला जो धार है वो क्रिएशन का है, हमने पाकिस्तान क्रिएट किया है। दूसरा जो धार है उसको नर्चर करने का, ब्रह्मा का, हमने 70, 72, 75 साल तक उसको नर्चर किया है। और तीसरा जो धार है उसका डिस्ट्रक्शन का, अब वो मुद्दा है। तो इसीलिए हम त्रिशूल से आ रहे हैं। अब वो जगह है, वो समय है कि उनको धार दें। कुछ इंटरनेशनल प्रश्न आए आपके चाइना के संदर्भ में, अफगानिस्तान और बगारम बेस के संदर्भ में। देखिए अयान से हम जब तजिकिस्तान से वापस आ गए हैं, हमें एक जगह चाहिए, और ये न्यूज आ रही है निकल के कि अमेरिका भी उस बेस के पीछे लगा हुआ है और भारत पूरी तरह से लगा हुआ है। आज जो संबंध है हमारी टेक्निकल टीम ऑलरेडी उधर है। हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है जो हम दूसरे देश से निकाल रहे हैं। वो सारा साजो सामान, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारा रनवे का पूरा जो भी व्यवस्था है वो सब वहां चली जाएगी। हमें वो मिलेगा तो हमें उसकी जरूरत है। देखिए पाकिस्तान एक टोला है हमारा, ध्यान से समझिए, पाकिस्तान एक टोला है और अफगानिस्तान एक राज्य है, सांस्कृतिक विसारत है, कांधार से चला है हमारा रिलेशन। वो एक राजा है और हम एक राजा है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये तो टोला है, निपट लेंगे इससे हम कभी भी, तो इसको ध्यान में रखिए। और तीसरी बात मैं आपको कहूं, पहली बार भारत ने, मैं मरीन कमांडो पायलट हूं और नलिया में कई दिनों तक रह चुका हूं, चप्पे चप्पे जखाओ और रन ऑफ कक्ष से परिचित हूं। आज तक हमने कभी, हमारे सारे जो एम्फीबियस शिप्स हैं ईस्टर्न कमांड में रहते हैं अंडमान निकोबार के लिए, पहली बार हम सौराष्ट्र कोस्ट पर इतनी बड़ी लैंडिंग कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, कोई भी देश लैंडिंग नहीं करता, बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है, जान जाने का खतरा। और मैं बताऊं आपको, एडवांटेज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास, मैं वही बता रहा था, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो पूरी तरह से वहां सतर्क है। उनका सर्किट के आगे जो आधा भाग है, 3600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, अगर हमें मिला तो ईजेड एक्सटेंड होगा अरबियन सी में। सर यही बात तो कही थी राजनाथ सिंह जी ने। जी बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूं। भूगोल बदल देंगे हम, यही मैं कह रहा हूं, कराची से रास्ता जाएगा, भूगोल बदलेंगे। कुछ 3600 स्क्वायर किलोमीटर का खनिज, पानी, तेल जो बीच में से कहते हैं, वो कहते हैं आप हमारे गुजरात कोस्ट में उसको ला दो, तो इतना बड़ा नुकसान होगा हमारा। भूगोल बदलने का वक्त आ गया सर। बिल्कुल, एक समय आता है जब आपको लगता है कि एक कांटा जो आपके अंदर छुपा हुआ है बहुत सालों से, तो उसको निकालना है, क्योंकि वो नासूर बन चुका है। तो उसको निकालने का यही समय है, यही समय सही समय है, और हमें करना है ये, और हम करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूं छोटी सी बात, अभी हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग है, आर्मी इतनी स्ट्रांग है, एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है। अगर नेवी एम्फीबियस ऑपरेशंस यानी कि लेके जाती है आर्मी के जवानों को, आर्मी के टैंक्स को, आर्मी के व्हीकल्स को, और ड्रॉप करती है बीच पे बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान इस समय तैयार है आजादी के लिए और आजादी के लिए लड़ रहा है। अगर हमारी फौज वहां लैंड करती है, अगर कोई भी वॉर होता है आगे, तो बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा और साथ में आजाद होगा पख्तूनख्वा। कहते हैं सूरा को पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबो ना छाड़ो खेत। यही हमारे महाराजा रंजीत सिंह ने खदेड़ा था जमन शाह को, लेके गए थे अमृतसर से लाहौर, लाहौर से पेशावर और पेशावर से खैबर पास। और जो उनकी लड़ाई हुई थी, अंतिम लड़ाई पेशावर के पास नौशेरा एरिया के अंदर, खुद महाराजा रंजीत सिंह थोड़े से बॉडीगार्ड्स के साथ गए थे और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद से जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे या हमारे जनरल्स थे आर्मी के, तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई भी पठान की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत के अंदर आ सके। आज वो फिर समय आ गया है कि पाकिस्तान को टुकड़े करने का, और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। अलग बलूचिस्तान होगा, अलग खैबर पख्तूनख्वा होगा, जैसे ही पश्तूनिस्तान,
पीओके हमारा होगा, सिंध भी अलग होगा, और ये समय आ चुका है भारत को थोड़ी मदद करनी है इन एरियाज की, और जब लड़ाई होगी तो हमारी सेनाओं को मिलके एक्साइज त्रिशूल की तरह एक्ट करना पड़ेगा। ये जो बात उन्होंने हर एक्सरसाइज का एक मोटिव होता है, एक पर्पस होता है, और हर बयान हमें पता है कि सेना के अधिकारी एक छोटा सा बयान भी देते हैं तो बहुत नाप तोल के 4 बार उसको रीड किया जाता है और उसके बाद वो स्टेटमेंट बाहर आती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर हमने जानबूझ के वो रीजन चुना है इस एग्रेसिव एक्सरसाइज के लिए, तो कुछ ना कुछ बड़ा मैसेज और बड़ी तैयारी तो हम कर ही रहे हैं ना सिवात सर। देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये सर क्रीक क्यों, क्योंकि अभी तक जो लड़ाइयां होती थी वो जम्मू और कश्मीर को लेके पंजाब बॉर्डर में होती। मैंने आपको बताया है सर क्रीक एक बहुत महत्वपूर्ण का इलाका है, यहां पर दोनों फौजें लड़ चुकी हैं 1965 की लड़ाई जनवरी से अप्रैल तक। अगर ये इलाका भारत वापस ले लेता है जो सर क्रीक का 90 किलोमीटर का है, जो कि पाकिस्तान का गुजरात, पाकिस्तान का सिंध और भारत का गुजरात, आप देखें कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगा। वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे आपको कम से कम 250 किलोमीटर समुद्र के अंदर आप वहां पर ऑयल है, गैस है, उसको आप एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी बात क्या है, अगर आप इस इलाके को पकड़ते हैं तो आप कराची में डायरेक्ट जा सकते हैं, ये लैंड रूट है। क्या बोला था कि सर क्रीक से ही लैंड रूट जाता है कराची। अब यहां से लैंड रूट और नेवी जो है समुद्र से अगर हमला करती है कराची में, जो 1971 में किया था, अब की बार तो कराची आपके हाथ में होगा, ये सच्चाई है। और मुझे लगता है यही सोच है कि आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है, पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। सर, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, हमें नहीं लगना कि पाकिस्तान का पूरा हमें कुछ चाहिए, जो हमारे लिए जिससे हम अपना क्लेम करते हैं कि हमारा है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उतना हिस्सा हमें दे दीजिए, उसके बाद ठीक है आप अपना काम करते तो हैं। ये दो, एक तो पीओके और का इलाका और गिलगित बाल्टिस्तान, और ये सर क्रीक का जो इलाका है ये हमारे को मिलता बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो बात हो रही थी बलूचिस्तान आजाद होना चाहिए, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान को 1948 में इन्होंने जबरदस्ती मिलिट्री काबू किया था। आज बलूचिस्तान सबसे लार्जेस्ट एरिया है प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का, और मगर सबसे गरीब है और सबसे अमीर है रिसोर्सेज में। तो पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है उसको एक्सपोज करें। आज बलूचिस्तान आजाद होने के कतार पे है, इशारा ही काफी है। हालातों का फायदा उठाएं और अपनी तैयारियों का भी फायदा उठाएं, ये मत निकल कर आ रहा है आपका सवाल। नमस्कार सर, और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सभी उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन जब भी वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और इस बात की हमें बहुत खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसका ईंट का जवाब अभी तक पत्थर से नहीं दिया गया है, तो उसका जवाब कब दिया जाएगा? ठीक है, वो मलाल है, उसको भी दूर करवाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि वो एक मिनट, बोलिए। नमस्कार सर, जय हिंद सर। मेरा सवाल है कि जैसे कि आपने बोला था कि अभी भूगोल बदलने का समय आ गया है, तो अभी तक भारत क्या करता था, डिफेंसिव मोड में रहता था, तो क्या ये उसका ऑफेंसिव प्रिपेयर्डनेस की तरफ इशारा अभी हो रहा है क्या? जी सर, ये बहुत वाजिब सवाल है। ये जो है इसमें क्या है कि देखिए भारत की सोच जो है, आप पिनाज जी ने बोला था, सोच में बदलाव आया। अभी हमारी सोच होगी आक्रामक, अब युद्ध को उसके क्षेत्र में ले जाओ। पहले क्या पाकिस्तान हमारे यहाँ कर रहा है, आतंकवादी हमला किया, फिर हम हमला कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं हाँ उन्होंने हमला किया, हम उसका जवाब देंगे, कारगिल वहां निकालेंगे। क्यों? आज पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है कि आज उनको समझ में नहीं आ रहा है, आज से मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अफगानिस्तान देखूं, बलूचिस्तान देखूं, पीओके देखूं, सिंध देखूं या भारत देखूं। और ये सब एकदम रातों रात नहीं होता है, इसके पीछे समय लगता है। चाहे हमारी जैसे बात हुई थी, किसी ने पूछा था रॉ क्या कर रहा है, रॉ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है। आज हमारे अफगानिस्तान के साथ जो लंबे समय से हमारी इन्वेस्टमेंट रही है, रातों रात ये चीज़ नहीं होती। आज हमारे आम आदमी भारत के साथ जुड़ा हुआ वहाँ का, यही कारण है कि आज जो हमारी दोस्ती है, ये उनको भरोसा है भारत के ऊपर। जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने उनके मुश्किल समय में चार्ज को वहाँ मदद दी है, तो आम आदमी के साथ हम जुड़े हुए हैं। और ये समय है, आज हमारी तैयारी है, आज हमारा फोकस आत्मनिर्भरता की तरफ है। और इसका एक शब्द और निकल के आया है, वो है जय, यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन।
इस एक्सरसाइज का जो एक मैसेज है ये भी एक निकल के आया, जो कि एक सवाल भी आया था कि हम जॉइंट एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज का फायदा क्या है? जी जी, इस बात से मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी, मैं बहुत छोटा सा, क्योंकि वक्त की कमी है। जिस तरह से अभी सवाल उठाया ऑफेंसिव और डिफेंसिव का, तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है यहाँ पर अलग अलग पर्पज से होती है कि भाई हम अपना डिफेंस चेक कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज एग्रेसिव और ऑफेंसिव एक्सरसाइज है, तो ये भी क्या इंडिकेट करती है कि हम वॉर रेडी अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने, यही सच्चाई है। आज हमने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को एक प्रकार से देख रहे हैं, कितनी काबिलियत क्षमता है। साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके ड्रोन, आपकी मिसाइल, आपकी रॉकेट। देखो, जो सिंदूर 1.0 हुआ था वो नॉन कॉन्टैक्ट था, इसमें फोर्सेज ने क्रॉस नहीं किया, इसके अंदर मिसाइल गए, रॉकेट गए, ब्रह्मोस ने उनको एक बार नष्ट कर दिया। इस बार जो सिंदूर 2.0 होगा तो हमारी फौजें क्रॉस कर जाएंगी, और यही कह रहे हैं हम बार बार कि आज हम अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफेंसिव वो एक प्रकार परख रहे हैं, और मुझे लगता है यही डर है। पसीना क्यों आया है पाकिस्तान को? उसको घबराहट है कि भारत आया और भारत चला जाएगा अंदर। वो कहते हैं कि भाई जो कहते हैं ना, शेर आया, और इस बार शेर एक्चुअल चला जाएगा। और ये मैं कहता हूं ये सही वक्त है। आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर है, इंटरनल हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 30 सेकंड मुझे दीजिएगा सर। एक सेकंड सर, बस ये सवाल ले लूं, बच्चों के बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सर भारत माता की जय, आप सबको जय हिंद। सर मैं पहला सवाल है कि क्या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन युद्ध होता है? ठीक है। और उसके बाद युद्ध के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है, बॉर्डर के आसपास रहने वाले वहाँ के लोग, उनको जो दिक्कत होती है, और लास्ट में युद्ध का क्या किसको फायदा होता है? जो पॉलिटिक्स में ठीक है, पीछे माइक दे दीजिए जी। जय हिंद सर। सर सबसे पहले कि सर क्रीक नहीं, हम लोग को बाण गंगा कहना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से उस जगह का नाम बाण गंगा है। और मेरा क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है सर क्रीक पे, बाण गंगा पे, वो वहाँ कश्मीर से प्रेशर कम करना चाहता है अपना, वो पंजाब और पीओके से? क्योंकि पीएमए काकुल में आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिस टाइम वी विल हिट इंटीरियर इंडिया। तो क्या वो प्रेशर कम करने के लिए यहाँ पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है? जवाब दे दूं जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था आपको, सर क्रीक का मामला पहले समझ लीजिए 30 सेकंड में। सर क्रीक ये है 90 किलोमीटर का, और इसके बीच में, इसको हम नदी मानते हैं, पाकिस्तान इसको स्टोरी मानता है, कहता है ये पूरा हमारा है। बीच की जो रेखा है, आधा हमारा है अभी, आधा हमारा है। ये एक्सरसाइज जो हो रही है, हम विस्तारवादी लोग नहीं हैं, ऑफेंसिव पोस्चरिंग में जरूर हैं, पर धमका रहे हैं कि तुम बार बार ये कहते हो कि आधा रास्ता करके इसको गुजरात में मिला दो और पूरा मुझे दे दो। ये उनका कहना है, और ये चल रही है हिस्टोरिकल लड़ाई। ये लड़ाई है, आज हम ये दिखाना चाहते हैं उनको कि हम तीनों सेनाओं के साथ तुम्हें निस्तनाबूद कर देंगे। ये रेखा मान जाओ, 50% हमारा, 50% तुम्हारा। तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि अगली लड़ाई हुई तो अगले सुबह पूरा का पूरा मिठास के साथ ये पानी हमारा होगा। यही मैंने कहा था आपको। तो ये लड़ाई है। और एक और बात, ये सीमा रेखा जब बाहर जाएगी, ये सीमा रेखा जब बाहर जाएगी इतने कम होके, तो उतना एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉटिकल माइल 360 किलोमीटर का कम हो जाएगा, तो वो भी हमारा परेशानी है। इसलिए जीओपीएको को शांत करने के बाद अब इसको हम शांत करने के लिए ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुद्दा है। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल ये था कि पहलगाम अटैक के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या हमें ये नहीं लगता कि हमारे पास उस टाइम बहुत बड़ी रीज़न थी पाकिस्तान को धूल चटाने की? आज ये 178 दिनों के बाद ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है हम पे पाकिस्तान में ये डर पैदा करने की, हम पाकिस्तान को ये डर पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तमाम कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल जी। जय हिंद सर। सर जैसे हम लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर कितना ज़रूरी था हमारे देश के लिए, और पाकिस्तान उसमें हारा, और पाकिस्तान क्या करता है, हारने के बाद ये अफवाह फैलाना शुरू कर देता है कि वो जीत गया, और इस बार तो हद ही कर दी, युद्ध होने से पहले ही कह रहा है वो जीत गए। ये खबरें फैल रही हैं सोशल मीडिया पे। तो सर इन चीज़ों का क्या ही फर्क पड़ता है पूरे इंटरनेशनली? फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, माइक दे दीजिए ना जी। जय हिंद। जब मैं बोलता हूँ जय हिंद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत पावर महसूस होती है अपने देश की, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जब शायद वो जय वर्ड बोलना ही भूल गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा खौफ है और इतनी ज़्यादा हमारी जो सेना का जो हमारा दबदबा है और जो सेना की ताकत है, वो हर बार पिटाई खाता है और हर बार फिर दोबारा आ जाता है और दोबारा पिटाई खाता है। तो आपके अपने एक इमोशन से सेना के लिए आपने थैंक यू। इनको दे दीजिए, बस आखिरी सवाल है ये। जी जी, फटाफट से अपना सवाल पूछिए, छोटा सा।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस समय क्लेम कर रहा है कि जो भी सिंध का एरिया है वो हिस्टोरिकली उनका है, बट वो भूल गए हैं कि वो हिस्टोरिकली हमारे पार्ट है। सो आई वांट टू से कि मत पूछो उनसे कि हमारी पहचान क्या है, ये काफ़ी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो आप ही हमसे बने हैं तो फिर कहाँ फिर आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? बहुत अच्छी चीज जो बोली गई थी अभी, वो एक चीज कही गई थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने उनके 100 आतंकी मारे, हमने 9 ठिकानों पे अटैक किया, मुरीदके पे, भावलपुर पे, यहां तक कि उनके जो लीडर थे जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर, वो रो रो के कह रहे थे कि उनकी जब बहन मर गई और बहुत सारे उनके रिलेटिव्स मर गए तो वो रो रो के कह रहे थे अल्लाह मुझे उठा दे। तब हमारे मन में, सबके मन में ये आ रहा था, दिल मांगे मोर आ रहा था ना, सब कह रहे थे कि अब नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने क्यों युद्ध को रोका? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे युद्ध जो होते हैं एक पॉलिटिकल गोल के लिए किए जाते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स जब पूरे हो जाते हैं तो उसके आगे हम युद्ध को नहीं कंटिन्यू करते। नहीं तो अभी देखिए रशिया यूक्रेन का 3.5 साल हो गए, इजराइल गाजा का 18 महीने से ऊपर हो गया, क्या वो युद्ध रुके हैं? 2 साल हो गए इजराइल गाजा के, लेकिन क्या वो युद्ध रुके हैं? नहीं रुके। हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसा काम करें जहां हम एक वॉर्टेक्स पे फंस जाएं, जहां से हम बाहर ना निकल सके। आखिरी चीज कहना चाहता हूं, हमारी तीनों सेनाएं रेडी हैं इस समय, तीनों सेनाएं रेडी हैं। क्या आप रेडी हो? हाँ या ना बोलिए, आप रेडी हो कि नहीं? भारत माता की। मैं सिर्फ एक लाइन में मैं एक ही चीज कहूंगा, ये याद रखो, युद्ध एक दलदल है, इसमें अगर आप फंस गए तो फिर आप नो एंड है। आपको याद रखो 2047 में आपने डेवलप कंट्री बनना है, उसके लिए आपकी जो चलिए हम इस दलदल में उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हिमाकत करेगा तो इस बार हिसाब किताब पूरा कर देंगे। चलिए दलदल में उतरना नहीं, लेकिन अगर हिमाकत करेगा तो इस बार नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की परिकल्पनाएं हैं और यही ऐलान भी है। युद्ध में आज के लिए बस इतना ही। आप शानदार ऑडियंस, बेहतरीन सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम पैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जोरदार तालियों के साथ। और यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे आपको दिखाएंगे बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत दिए गए 10,000 की राशि पर नीतीश कुमार ने क्या बड़ा बयान दिया।